जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोग के साथ आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डीबी का मेरा खुद का पर्सनल इसमें आपको जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरा जो डीबी है वो किस प्रकार से हुआ, कब हुआ, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए, क्या क्या प्रोसेस रहा। मैं आपको कंप्लीट अपना जो भी प्रोसेस हुआ है मैं आपको कंप्लीट इसमें शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपको जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपको अगर कुछ छूट जाता है कोई जानकारी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इसमें देखिए कंप्लीट इसमें हर एक पॉइंट नोट कर लिया हूँ ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। बाकी अगर कुछ छूट जाए तो आप पूछ लीजिएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहे। तो देखिए सबसे पहले ये मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू है क्योंकि मेरे साथ मेरा खुद ये डीबी हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से जानकारी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डीबी टाइमिंग। तो मेरा जो डीबी था वो सुबह 9 AM में बुलाया गया था और टोटल 2 बैच करके डीबी हुआ था, जो कि एक बैच 9 बजे और दूसरा बैच कब हुआ था तो आपका 2 बजे से 2 PM से बुलाया गया था। तो ये देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि एंट्री कब हुआ तो देखिए 9 बजे से जो टाइमिंग था, 9 AM से जो टाइमिंग था तो 9 बजे हम लोग का एंट्री हो गया था और हम लोग को ले जाकर एक सेपरेट एक रूम में ले जाया गया सभी लोगों को। टोटल कितने लोग थे हम लोग, तो हम लोग 40 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो 40 में हम लोग को क्या किया गया था कि पहले बैच में 20 और फिर अगले वाले में 20 का 2 ग्रुप बना दिया गया था। तो मैं पहला वाला ग्रुप में था तो अंदर ले जाया गया। फिर जैसे हम लोग को प्रोसेस बढ़ा फिर हम लोग को दूसरे रूम में भेजकर बाकी 20 को बुलाया गया। तो देखिए ये टाइमिंग मैं आपको बता दिया कि मेरा 9 बजे से। और मैं ये कौन सा, ये आरआरबी कोलकाता का बात चल रहा है क्योंकि मेरा जो डीबी था आरआरबी कोलकाता बोर्ड में कंडक्ट हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है CN बैंड। तो देखिए जैसे अगर आप एंट्री कीजिएगा तो आपको एक हाथ में पहनने के लिए एक आपको बैंड दिया जाएगा। वो बैंड जनरली हम लोग का तो ऑरेंज कलर का था और उस पर क्या लिखा हुआ था, CEN 02/2024 ये आपको लिखा गया था और ये आपको तब तक पहने रहना था जब तक कि आपका पूरा डीबी कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही आपका डीबी कंप्लीट हुआ, हम लोग का जब फाइनली डीबी कंप्लीट हुआ, जब हम लोग बाहर आए तो एक आरपीएफ वाले बैठे हुए थे, वो सभी का ये बैंड क्या कर रहे थे, जमा कर लिए। तो ये आपको एंड तक, ताकि ये आप ही हैं ये श्योर होने के लिए ये आपको पहनना पड़ेगा। और बाकी हर बोर्ड का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे बोर्ड में एक बैंड हम लोग को दिया गया था सभी को। उसके बाद देखिए फॉर्म फिलअप। तो देखिए जब आपको अंदर ले जाया जाएगा तो आपको बहुत सारे फॉर्म मिलेगा। जैसे आपको कुछ फॉर्म मिलेगा, एक 2 पेज का हम लोग को फॉर्म मिला था जो कि 2 सेट था। 2 सेट में वो फॉर्म था और दोनों सेट को क्या करना था, फिलअप करके 2 वहाँ पे फ़ोटो चिपकाना था। और उसके बाद फिर एक छोटा सा एक आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी एक छोटा सा फॉर्म मिला था जिस पे फ़ोटो चिपकाना था। तो 3 फ़ोटो यहाँ और एक देखिए छोटा सा एक ऐसे इन्वेलप दिया गया था जिसमें 3 फ़ोटो डालकर उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और नाम वहाँ पे मेंशन करके वो जमा करना था। तो टोटल देखिए हम लोग को वहाँ पे 6 फ़ोटो लगा डीबी के टाइम। तो मैं आपको बता दिया कि 2 तो आपका फॉर्म पे हो गया, एक आइडेंटिटी कार्ड पे हो गया, अब बाकी आपको 3 इस इन्वेलप में डालकर वहाँ जमा करना था। तो कुछ फॉर्म रहेगा, आपको सारा इंस्ट्रक्शन वहाँ दिया जाएगा,
वो सारे इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे वो बोलेंगे आपको वो फिलअप करना है। आपका साइन, डेट, ये सब, आपका पर्सनल डिटेल, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब उसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। तो क्या होगा कि आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो जो आप फॉर्म भरते समय आप अपना डिटेल दिए होंगे, तो वो सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ओरिजिनल और उसका जो जेरोक्स कॉपी है वो आपको लेकर जाना पड़ता है वहाँ। वो आपका वहाँ पे आपको बताएंगे कि किस सीरियल वाइज में आपको वहाँ पे 2 सेट तैयार करना है। तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपका तैयार होगा वो 2 सेट में तैयार होगा, सारा का 2-2 कॉपी लगेगा। तो देखिए सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आप 10th दिए हैं तो आपका 10th का मार्कशीट और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। उसके बाद अगर आप 12th तो दिए ही होंगे, 12th भी लगेगा। अगर आप ITI हैं तो ITI वाले हैं तो ITI का आपका सर्टिफिकेट आपका वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ़ जीरोक्स कॉपी। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि टोटल देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सभी का 2-2 जीरोक्स, सभी का 2-2 जीरोक्स कॉपी वहाँ पे मांगा जाएगा आपसे। तो 2-2 जीरोक्स आप अपने अच्छा के लिए आप 2 से ज़्यादा 3-3 आप करा के जाइएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2-2 जीरोक्स, क्योंकि आपको टोटल 2 सेट जो भी डॉक्यूमेंट है सभी का 2 सेट, सेट 1 और सेट 2 आपको 2 सेट में आपको तैयार करना है, सारा डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करना पड़ता है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। इसके रिगार्डिंग सभी का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का आखिर क्या करना है। तो देखिए जब आप फॉर्म फिल किए थे, जब आप फॉर्म फिल किए थे उससे पहले का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप OBC हैं तो OBC, अगर आप SC ST हैं तो आपका SC ST का आपको वहाँ से सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो उसका 2 कॉपी आपको करा के रखे रहना है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग को सेंटर पे क्या हुआ कि फॉर्म भरने के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया और फॉर्म अभी रिसेंट का एक कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया। तो रिसेंट में हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो RO लेवल का नहीं चलेगा, ठीक है, RO लेवल का नहीं चलेगा। कम से कम आपका SDO या जो SDM लेवल है वो आपका वहाँ पे मांगा जाएगा। अगर आपके पास DM लेवल है तो और अच्छी बात है, उससे नीचे आपका SDO लेवल से नीचे आपका वहाँ पे कोई वैल्यू उसका नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर अभी आपके पास नहीं है, अगर आपका आगे है आने वाला DV है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि वहाँ RO का कोई वैल्यू नहीं है, RO का वहाँ पे नहीं चलता है। उसके बाद देखिए तो आपको नए और पुराना दोनों कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेकर जाना है। उसके बाद देखिए अगर आपका नेम स्पेलिंग में एरर हो तो क्या करें। तो देखिए अगर आप फॉर्म भरते समय और आपका डॉक्यूमेंट जो है, अगर आपका किसी भी तरह का अगर नाम स्पेलिंग में एरर हो तो आपको क्या करना है, एफिडेविट करा कर ले जाना है। कहाँ से, आपका जो भी नोटरी ऑफिस है वहाँ से आपको एफिडेविट करवा लेना है कि हाँ मेरा इस स्पेलिंग में यहाँ पे एरर है, तो आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा। और देखिए दूसरा है कि आपका जो आधार है, आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेकर जाना है और उसका 2 कॉपी भी लेकर जाना है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए, और जो आपका नाम है स्पेलिंग का वो भी बिल्कुल मैच करना चाहिए आपका जो फॉर्म है उससे। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट नहीं रहने पर क्या होगा। तो देखिए अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया, जैसे अगर आपका, जैसे अभी मैं बताया कि OBC, सपोज कीजिए कि आपका OBC अवेलेबल वहाँ नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो देखिए अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आपका OBC नहीं है, तो आपको एक वहाँ पे शो कॉज नोटिस एक लेटर आपको दिया जाएगा जिसमें मेंशन रहेगा कि आपको 10 डेज़
10 वर्किंग डेज़ के अंदर में आपको लाकर वो सबमिट करना है। बाकी आप वहाँ बात कर लीजिएगा कि आपको वहाँ पे कितने दिनों का मौका दिया जाएगा। ये कोई भी डॉक्यूमेंट ओबीसी हो या जो पहले से एम्प्लॉई हैं उनको एनओसी के लिए बहुत इशू आ रहा था, तो एनओसी के लिए भी उनको 10 दिन का टाइम दिया गया है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड। तो देखिए अभी आप लोग को सबको मालूम होगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको OIMRS ये साइट पे जाकर, इस पोर्टल पे जाकर आपको आपका सारा डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सब वहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप किसी कारण से अगर आप नहीं कर पाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या होगा कि आप जब डीवी के टाइम आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे वो आपका जो डेटा है वह आपके सामने वहाँ पे ओपन करेंगे, और जो आपका वहाँ पे अपलोड नहीं रहेगा वो आपको वहीं पे बैठकर आपसे अपलोड करवाएंगे। और अगर आपको कोई भी इशू होगा तो वो बताएंगे कि आपको ऐसे आपको खुद अपने मोबाइल से ये अपलोड करना है। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आप अपने मोबाइल में सभी अपना डॉक्यूमेंट को रखे रहिएगा ताकि आप आसानी से अपलोड कर पाइएगा। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट कैसे चेक हो रहा है। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो चेक हो रहा है वो आपका हर एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से चेक हो रहा है। हर एक छोटा से छोटा आपका जो डिटेल है वो मैच किया जा रहा है। अगर कोई भी इशू हो रहा है तो आपको तुरंत वहाँ बोला जाएगा। आपका हर एक डिटेल मैच किया जा रहा है। आपका नाम हो, पापा का नाम हो, मम्मी का नाम हो, सारा एक प्रॉपर सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जा रहा है, तभी आपको आगे की प्रोसेस में बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आपको फिर ऊपर वाले अधिकारी से फिर आपको मिलाया जाएगा। उसके बाद देखिए डीवी होने के बाद मेडिकल कब। तो देखिए जनरली क्या है कि जब आपका डीवी होगा तो उसके अगले ही दिन आपका मेडिकल का डेट रहेगा। तो बहुत सारे सेंटर पे क्या हो रहा है कि एक दिन में जितने लोगों को बुलाया जा रहा है सभी का जो है डीवी कंप्लीट हो जा रहा है। तो अगर आपका डीवी एक दिन में कंप्लीट हुआ तो उसका जो है वो नेक्स्ट डे आपका मेडिकल का डेट रहेगा। आपको सेंटर दिया जाएगा कि आपको इस जगह पे जाकर रिपोर्ट करना है, आप वहाँ जाकर रिपोर्ट कीजिएगा, फिर आपको वहाँ आगे का प्रोसेस आपका होगा। तो देखिए आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेडिकल है वो एक दिन में हो जाए, कहीं कहीं सेंटर पे एक से ज़्यादा दिन भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवरऑल डीवी एक्सपीरियंस। तो देखिए ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो मेरा जो सेंटर था वहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग हैं, वहाँ पे जितने भी लोग थे सारा बहुत कोऑपरेटिव थे। आपको कोई भी प्रॉब्लम पे वो आपको तुरंत हेल्प कर रहे थे, तो आपको फुल सपोर्ट कर रहे थे। तो हम लोग को फुल सपोर्ट किए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई किसी तरह का भेदभाव कर रहे थे, नहीं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिना डरे आप पूछ सकते हैं। हम लोग भी पूछे और हम लोग को फुल सपोर्ट मिला। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था हमारा कंप्लीट डीवी का। मैं आपको सब यहाँ बता दिया हूँ कि क्या क्या चेक हुआ, कैसे कैसे क्या चेक हुआ, हर एक प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी आगे डीवी बाकी है, ताकि उनको भी हेल्प मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले ही ये वीडियो देखकर जाइए, आपको कोई समस्या नहीं होगा। बाकी आपका कोई भी क्वेरी रह गया है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।